नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा इलेक्सी। देखिए टाटा इलेक्सी का सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए मैंने एक ट्रेड लिया था और वो ट्रेड अभी तक मेरे हिसाब से मुझे लॉसेस में अभी मेरा ट्रेड ऑब्वियसली लॉसेस में चल रहा है। तो किस बेसिस में मैंने ट्रेड लिया वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूंगा। देखिए एक पैटर्न्स बना था यहाँ पे, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ऊपर गया था और मैंने आपको ये बताया कि इस लेवल में कुछ टाइम बीता रहा है और इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो लेवल्स बना है इस लेवल के ऊपर कोई भी क्लोजिंग देखने को नहीं मिला। इसका मतलब इस लेवल बहुत स्ट्रांग है। कौन सा स्ट्रांग लेवल है? आप प्रीवियस डेटा को देखेंगे तो ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। मतलब यहाँ से बिग क्रैश हुआ था। तो इसका मतलब यही लेवल को टच करने के बाद वो फिर से बिग क्रैश होने वाले थे। तो यहाँ पे देखिए करेक्शन इस लेवल में जिस तरीके से करेक्शन हुआ उसी तरीके से यहाँ पे भी करेक्शन हो रहा है, मगर फर्क कुछ अलग है। फर्क क्या अलग है? देखिए यहाँ पे जो 200 डेज ईएमए है उस लेवल को ब्रेक करने के बाद बिग फॉल देखने को मिला, मगर यहाँ पे 200 डेज ईएमए को वो टच करके एक ही जगह पे वो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा ब्रेक डाउन कर नहीं पा रहा है। मतलब यहाँ से कंपनी का रीबैक करने का चांसेस है, यहाँ पे कंपनी का रिटर्न करने का भी चांसेस है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी का विथ हैंडल पैटर्न बनाया, ऊपर गया और नीचे आया, तो बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट होगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देख सकते हैं, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिला। आज तक की हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इस बार भी कंपनी मेंटेन्स की। तो इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी सिर्फ सेल्स को नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी कंटिन्यू मेंटेन करता है। उसी बेसिस में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है वो भी देखेंगे, कंपनी हमेशा कैश फ्लो को मेंटेन करता है। इस बार जो कैश फ्लो देखने को मिला 487 करोड़, क्या सही में कंपनी का 487 करोड़ का प्रॉफिट हुआ? एक्चुअली नहीं, कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है 755 करोड़। तो बाकी पैसा कहाँ पे है? बाकी पैसा कंपनी के कैश फ्लो में नहीं देखने को मिला, मतलब पैसा अभी भी आना बाकी है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है यहाँ पे एक चीज़ों को ध्यान देना, कंपनी के इतने दिनों में कोई भी बोरिंग्स नहीं था, कोई भी कर्जा नहीं था, मगर इस बार कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठा लिया और वो भी कितना, 237 करोड़ के आसपास। मतलब बोरिंग्स अच्छा उठाया गया और इस बोरिंग्स ज़्यादा उठाने के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा क्या प्रेशर बना? बिल्कुल नहीं। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है, मतलब हाथ में जो कैश है, कैश फ्लो नहीं, कैश जो इक्विवेलेंट है, तो उसमें देखा जाए तो कंपनी को 1100 करोड़ के आसपास हाथ में कैश है। मतलब कंपनी इसके ऊपर टोटल जो मतलब फिगर आउट है, मतलब जो कर्जे का फिगर आउट है वो 237 करोड़ के आसपास, और यहाँ पे कैश फ्लो जो है वो 1180 करोड़ के आसपास कैश फ्लो देखने को मिला। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी के जब हर पैरामीटर सही हो और उसमें कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में थोड़ा सा करेक्शन दिखे तो क्या उसमें डरना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। मैं तो नहीं डरने वाला, क्योंकि कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि इस तरीके से अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर मैं मान लेता यहाँ पे एंटी मुझे नहीं मिलता, अगर मान के चलिए ऊपर चला गया, तब मुझे पता चला कि हाँ इसके ब्रेकआउट हुआ था, मुझे एंटी मिला था, मैंने एंटी नहीं ले पाया, तो मैं बिल्कुल इस जगह पे मैं फिर से एंटी लेता। क्योंकि यहाँ से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट जो टारगेट निकल कर है करीबन 28%, वो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक अगर टारगेट देखूँ तो यहाँ पे 30% के ऊपर टारगेट निकल के आएगा। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपके एक ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर मैं कमेंट्स कर रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो किस तरीके से मोमेंटम जर्नी होगा वो आपको यहाँ पे बता दूं। कंपनी के ऊपर एक बिग जैसे क्या बना, हेड बना, और वो कब से बना, 2018 से लेकर, जब ऑटो सेक्टर के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला था, उसी टाइम से लेकर एक बिग कप बना। उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ऊपर भी गया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, बार बार इसी रेंज को वो रिटेस्ट कर रहा है। वो रेंज जो इसका स्ट्रांगली क्या था, रेजिस्टेंस था।
उसको ब्रेक किया और अभी वो क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर से एक सपोर्ट बनाया और यहाँ पे देखिए फिर से वो बार बार सपोर्ट बनने जा रहा है। तो देखिए जो बिगिनर है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं है, तो उसके लिए बता दूं कि जिस लेवल को फाइनली ऊपर जाकर ब्रेक करते हैं तो उस लेवल को कहा जाता है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे आकर वही लेवल को टेस्ट करे, वो बन जाएगा सपोर्ट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर है, जो बड़े-बड़े एच-एन-आई कैटेगरीज इन्वेस्टर है, ट्रेडर्स है और एफ-आई-एस-डी-एस, सारे व्यक्ति इस प्राइस एक्शन को फॉलो करके काम करते हैं। इसको प्राइस एक्शन कहा जाता है। तो इस तरीके से डिटेल्स को फॉलो करके काम करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जब भी इस लेवल को टच करे तो एक हैमर जैसे पैटर्न स्केड हो रहा है। एक हैमर जैसे, एक दोजी जैसे कैंडल पैटर्न स्केड हो रहा है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बायर इसको ऊपर ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर इस इस हाई लेवल को अगर ब्रेकआउट करे और टारगेट तक गए तो एक बड़ा सा टारगेट मिल सकता है। तो 172 से लेकर 300 तक इसका टारगेट बनने का चांसेस है, जो करीबन करीबन 70 टू 80% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल का सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड इसीलिए लिया और मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा, इसीलिए कारण कारण है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो देखेंगे रिजल्ट इस बार भी बहुत हद तक अच्छा खासा देखने को मिला। 10,000 से 11,000 करोड़ तक देखने को मिले। एक्सपेंस को कंट्रोल रखने के बाद कंपनी का देखिए प्रॉफिट इस बार डबल हो गया। तो जो कंपनी का प्रॉफिट डबल हो चुके हैं उसके साथ साथ कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहां पे देखेंगे तो कंपनी का कर्जा तो बढ़ा। ऑब्वियसली कर्जा बढ़ा, मान लेता हूं मैं कंपनी का कर्जा बढ़ा, उसके बेसिस में कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा। 3,700 करोड़ से 8,500 करोड़ तक देखने को मिला। CWIP जो 300 करोड़ के आसपास देखने को मिला था वो इस बार 250 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो ठीक ठाक तरीके से चल रहा है और उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर, सॉरी एज ए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूँ तो 1165 करोड़ से इस बार 3,000 के आसपास कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया। और मजेदार चीज यही है कि कंपनी के हाथ में जो कैश है, इस बार हाईएस्ट कैश देखने को मिला 2,400 करोड़ और खुद की कंपनी को प्रोजेक्ट मिला 4,400 करोड़। जो 10 ईयर्स पहले देखेंगे तो हाथ में कैश था 113 करोड़ और टोटल ट्रेड रिसीव हुआ था करीबन 1,300 करोड़। तो एक अलग लेवल का ट्रेड कंपनी के ऊपर रिसीव हुआ था और एक कैश इक्विपमेंट भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला था। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, बिल्कुल फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथेबल मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अशोक लेलैंड के ऊपर अगर आप इन डेप्थ वीडियो पाना चाहते हैं सैटरडे संडे के दिन, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करिए। मैं इस सैटरडे संडे के दिन ऑब्वियसली इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बना कर दूंगा कि कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में कहाँ तक ग्रोथ होने का चांसेस है। तो बाकी अशोक लेलैंड के ऊपर मेरा तो ऑब्वियसली बाइंग है, अभी मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। टाइम लगेगा, अगर मुझे ये टारगेट 1 साल नहीं 2 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं है। 2 साल में एवरेज मुझे रिटर्न 40% के ऊपर मिल जाएगा। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जोमेटो। तो जोमेटो अभी धीरे धीरे मेरे एक पसंदीदा कंपनी भी बनने जा रहा है, क्योंकि जब जोमेटो लिस्टिंग हुआ था मैंने गलती से इस हायर लेवल में बाई करके रखे थे और अभी भी मेरा हायर लेवल में बाई है। उसके बाद मैंने एवरेज भी किया, नीचे जब आया तब भी एवरेज किया और मैंने 2 बार एवरेज किया और देखिए आज मुझे प्रॉफिट भी मिला। ऑब्वियसली प्रॉफिट प्रॉफिट में है क्योंकि एवरेज के हिसाब से मेरा एवरेज इस लेवल में निकल कर आ रहा है और मेरा यहाँ से देखा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है और वो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। मैं कुछ छोटे क्वांटिटी के साथ वहाँ पे ट्रेड किया हूँ, ऑब्वियसली बहुत छोटा क्वांटिटी के साथ, क्योंकि तब कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था। आज धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिट मेकिंग में आ चुके हैं। तो इसलिए जब भी यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिला था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, एक धमाका जैसा यहाँ पे टारगेट का अचीव किया। धमाका जैसा मतलब एक बड़ा बड़ा धमाका जैसा टारगेट का अचीव किया और इस टारगेट अचीव होने के बाद अभी कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ा सा कप बना और एक छोटा सा अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा सा मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि मिस कंपनी के ऊपर सिर्फ जानबूझकर मैंने ट्रेड नहीं लिया, मतलब अनजाने से ट्रेड नहीं लिया, मैं सारी चीज़ों को जानबूझकर ट्रेड लिया क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत दिनों तक मुझे बहुत बेस्ट लगा। क्योंकि 1900 करोड़ से 3,200 करोड़ तक इस बार सेल्स देखने को मिला। देखिए सेल्स कितना है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, अब इम्पोर्टेंस तो है मगर उससे सबसे इम्पोर्टेंस ज़्यादा मुझे देखने को मिला जो इतने दिनों से जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था वो कंपनी आज 2 करोड़ से 36 करोड़, उसके बाद 138 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब लॉस मेकिंग कंपनी आज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसलिए जोमेटो के ऊपर एक बुलिश सिचुएशन और भी देखने को मिल सकता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि
सर मेरा पिछले ट्रेड तो मिस हो चुके हैं। क्या इसी तरीके से पैटर्न के इस बेसिस में मेरे खुद के रिस्क के हिसाब से अगर ट्रेड लूँ तो क्या करूँ? तो मैं ज़रूर कहूँगा। अभी मेरा खुद का कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा-सा शोल्डर तो बना है, इतना बड़ा कप बनने के बाद, और मुझे चाहिए और एक कन्फर्मेशन शोल्डर। तो उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो मुझे कन्फर्मेशन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि देखिए इतना लंबा जर्नी होने के बाद ना, कभी न कभी किसी न किसी जगह पे थोड़ा-सा रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता होगा कि अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।